हेलो एवरीवन, दिस इज अमन फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का रिवीजन कोर्स, क्लास 10th का क्रैश कोर्स, जो कि एक महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम दो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, मैथ्स का और साइंस का। आपको पता ही होगा, अगर आपने हमारा अनाउंसमेंट वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए कि किस तरीके से हम अपना पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं। और कल मैंने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया कि किस किस दिन कौन कौन से टॉपिक के वीडियोस आएंगे। अब से डेली आपके वीडियोस आएंगे। कई बच्चे सोच रहे हैं अब होली भी आने वाली है तो क्या हमें गैप मिलेगा। देखो, वीडियोस डेली आएंगे, अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप वो कभी भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो सिर्फ आधे घंटे का होगा या फिर 45 मिनट्स का हो सकता है मैक्सिमम। तो अगर आप इसको एक दिन में देखते भी हैं, होली वाले दिन भी देखते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देखिए, उसके बाद में अपना खेल लीजिए होली। ठीक है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। वीडियोस आपकी डेली आएंगी, किसी भी दिन वीडियो आपके रुकेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। और आपको भी अब कंसिस्टेंटली फोकस्ड वे में पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो एग्जाम का टाइम है वो आ चुका है। 1.5 महीने बाद आपकी एग्जाम होने वाली है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर को, जो कि है रियल नंबर। अब देखो, रियल नंबर क्या होता है। जो भी नंबर आप सोच सकते हैं, जो भी नंबर आपने देखा हुआ है, वो रियल नंबर है। जैसे 1 आपका रियल नंबर है, 1.2 आपका रियल नंबर है, 1.3 आपका रियल नंबर है, 1.444 और ऐसे आगे रिपीट होते गए, तो ये भी आपका क्या है, रियल नंबर है। तो इस तरीके से अभी देखो, इसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं, -1, -2, -1.3, ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या है, रियल नंबर हैं। अब इसमें क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें एक टॉपिक आपका हटाया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। ये जो मैंने नोट्स बनाई आपकी एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, एनसीईआरटी की ही लाइंस यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इस पीडीएफ को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या होती है भाई। आपने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ रखा है, इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव सीन दैट एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दो आपका ये 4 है, ये आपका एक नेचुरल नंबर है, इसको आपने लिख दिया 2 × 2 के फॉर्म में। और 2 क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है, ये 2 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट किया, आपको क्या मिला, नेचुरल नंबर मिला। यही इस लाइन में बोला गया है। अब ये है आपकी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ये वाली है। इसमें क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब देखो, इसमें क्या बोला कि कोई भी कंपोजिट नंबर आपके पास है। कंपोजिट नंबर मतलब जिसमें खुद का, वन का और किसी और नंबर का भी डिवाइड होता हो, वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। जैसे कि 4 आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 4 का भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिविजिबल है, ये 1 से भी डिविजिबल है। लेकिन 2 आपका क्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अब हमें क्या करना है कि जो कंपोजिट नंबर है, जैसे कि 4 है, इसको हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। लिख दिया, ये दोनों प्राइम है, इनका प्रोडक्ट किया, तो हमें क्या मिल रहा है, कंपोजिट नंबर। तो यही इस थ्योरम में बोला गया, जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम नंबर 1 है। इससे डायरेक्टली ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कैसे आ सकते हैं। अब देखो, इसमें क्या बोला गया, कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n, यानी आपको एक फॉर्मूला दे दिया 4 की पावर n। इससे आपके नंबर बन रहे होंगे बहुत सारे, n की वैल्यू आप पुट करते जाइए, बहुत सारे नंबर आपको इससे मिल रहे होंगे। n क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। तो 1 से इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रखते जाइए, आपको अलग अलग नंबर मिलते जाएंगे। जैसे हमने 1 रखा, 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 4 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। इस तरीके से इन्फिनिटी तक रखते जाइए वैल्यूज को। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, इसमें बोला है कि ऐसे आप वैल्यूज रखते जाइए, फिर आपको ये चेक करना है कि ऐसी कोई n की वैल्यू हो सकती है क्या, जिसके लिए 4 की पावर n का वैल्यू जो आए, जो नंबर आए, उसका एंड डिजिट 0 हो। यानी 4 की पावर n से एक ऐसा नंबर बन सकता है क्या, जिसका एंड डिजिट 0, लास्ट वाला डिजिट 0 हो। तो इसका
कंडीशन क्या है लास्ट डिजिट 0 होने के लिए, वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या वो 5 से डिविजिबल है। सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो 4 की पावर n को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2n। इसका मतलब सिंपल सा यही है, 2 की स्क्वायर 4, 4 की पावर n, यही आएगा। ठीक है, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 और यहाँ पे 2n। ये कौन सा फॉर्मूला आपको याद होगा, a इसकी पावर m इसकी पावर n, ये किसके इक्वल होता है, a की पावर m n के। तो इसी प्रकार से हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू कोई भी पुट करते जाइए, और n क्या है आपका नेचुरल नंबर है, 1 रखेंगे तो 2 की स्क्वायर आएगी, 2 रखेंगे तो 2 की 4 आएगी, 3 रखेंगे तो 2 की पावर 6 आएगी। मतलब आ क्या रहा है, बार बार 2 ही आएगा, यानी 2 की स्क्वायर में क्या लिखा है हमने, 2 इंटू 2 की क्यूब में हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 में क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार लिख देंगे। मतलब यहाँ पे जो इसका फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं, जो नंबर आता है उसका अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें जो प्राइम नंबर मिल रहा है वो सिर्फ 2 है। और अगर फैक्टर के अंदर, अगर किसी नंबर के फैक्टर के अंदर वो नंबर नहीं है जिससे हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो उससे डिविजिबल नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 तो है इस नंबर के फैक्टर के अंदर, इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब 4 की पावर n से ऐसा कोई नंबर नहीं बन सकता जिसका लास्ट डिजिट 0 हो। ये जो है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको लिखना है। मेरा मोटिव ये कि आपको क्वेश्चन समझाना कि ये हुआ कैसे है, बाकी जो सॉल्यूशन है वो तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। तो ये तो आपने पहले सीखे भी होंगे, 6th क्लास से आ जाते हैं। 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले हम। यहाँ पे आप 6 का करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और फिर यहाँ पे आप करेंगे तो ये आपके इनके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स में हम क्या करेंगे, जो कॉमन है दोनों में वो इनका एचसीएफ हो जाएगा। दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है तो इसका एचसीएफ हो गया। मान लो और कुछ भी कॉमन होता तो वो इसके मल्टीप्लाई में लिख देते और जो आंसर आता वो इसका एचसीएफ हो जाता। अब हमें बात करनी है एलसीएम की। तो यार एलसीएम क्या होगा, देखो जो कॉमन है वो लिख दो सबसे पहले, और उसके बाद में जो भी बचे हुए हैं दोनों के अंदर, जो भी प्राइम नंबर्स बचे हुए हैं वो लिख दो। जैसे इसमें 2 के बाद में क्या बचा है, 3, इसमें ये 2 हमने कॉमन ले लिया ना दोनों में, इसके बाद में क्या बचा 2, और इसके बाद में एक 5। इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया 60, वो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है इन दो नंबर्स का, 96 और 404 का। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखो, अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझा दिया है तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत इजी मेथड है। 96 एंड 404 का आप निकाल लेंगे एचसीएफ। हम मान लेते हैं उसको, एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि वो आएगा x। मान सकते हैं मैथ्स का सब्जेक्ट चल रहा है तो यार मान लो इसको कि एचसीएफ इसका आ गया x। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम हमें पूछा हुआ है कि इसका एलसीएम कितना होगा। अब यार एलसीएम कैसे फाइंड आउट करें, और एलसीएम निकालने का एक तरीका तो ये है कि दोनों का आपने जो फैक्टराइजेशन किया है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा ही दिया। तो कुछ इसमें अलग होना चाहिए ना, वही सेम क्वेश्चन थोड़ी ना रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा, ये आपको भी सोचना है। अब देखो यहाँ पे एक रिजल्ट होता है वो आपको याद रखना है, और वो रिजल्ट क्या है, HCF into LCM is equals to N1 into N2। अब ये HCF एंड LCM ये क्या है, HCF एंड LCM यार वही है जो आप निकालते हैं। किसके HCF एंड LCM है, जो N1 और N2 जो नंबर आपको दे रखे होंगे उनके HCF और उनके LCM है। तो जैसे यहाँ पे आपको एक नंबर 96 दे रखा है, एक 404 दे रखा है, तो ये आपका हो गया N1, ये आपका हो गया N2। इन दोनों का HCF हमने निकाला x और LCM हमें फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यू रख दीजिए, HCF हमने रखा x, LCM हमने रखा कुछ नहीं,
तो एलसीएम ही मान लिख लेते हैं। N1 हमारा है 96, N2 हमारा है 404। अब यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इजी हो चुका है अब ये। अब ये जो आपका आया है, जस्ट अ मिनट, अपॉन x, सॉरी ये आपका एलसीएम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर आप ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे मैं आपको ये छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल्स करा के क्या यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाए अच्छे से। अब देखो, अब हमें करना है इरेशनल नंबर। अब यार सबसे पहले तो इरेशनल नंबर जो उसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं क्या होती है। अगर आपको कुछ ऐसा नंबर मिल जाए रूट पी जैसा, जिसमें पी आपका प्राइम नंबर है, तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। प्राइम नंबर देख लो, जैसे कि रूट 5, रूट 3, रूट 2, तो इस टाइप के जितने भी नंबर है वो आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या है इरेशनल नंबर की, कि जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाए, वो नंबर आपके क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और यहाँ पे हमेशा क्यू क्या होता है, नॉन निगेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ये बता ही दिए हैं ऊपर ही, ठीक है। कुछ और भी होते हैं 1.23 ऐसे कुछ करके, इस पे बार लगा होता है, इसका मतलब ये आगे रिपीट होता रहेगा। अब देखो, लेट p बी एन प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस थ्योरम में क्या बोला गया है कि एक प्राइम नंबर p ले लीजिए, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ये आपको प्रूव करना है। और a यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो, a अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो इस तरीके से हमें फैक्टर्स मिल रहे होंगे, p1 p2 p3 pn तक मिलेंगे। हमें पता नहीं है कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो हमने pn लिख दिया। अब n की जगह पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो अगर ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं तो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ए के प्राइम फैक्टर्स इंटू ए के प्राइम फैक्टर्स, तो इन्हीं का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने ये रिजल्ट तो याद है कि किसी भी नंबर से अगर दूसरे नंबर को डिवाइड करना है तो उस दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर के अंदर वो दूसरा नंबर होना चाहिए। मतलब अगर ए स्क्वायर जो है वो p से डिवाइड होता है, मतलब ए स्क्वायर p से डिविजिबल अगर है, तो ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके अंदर p मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स आए, इनके अंदर एक p मौजूद होना चाहिए। और हमें यह भी पता है कि यहाँ पे जो यूनिक फैक्टर्स हैं इसके, वो p1 p2 pn ही हैं। यानी p1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, p1 इंटू p1, यही मतलब है। जैसे हम 24 का अगर एचसीएफ 24 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पे 2 आया तो 3 बार है, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3, है तो सेम ही। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम यूनिक कुछ अलग की बात करें, कुछ जो मतलब बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, वो क्या है, यहाँ पे फैक्टर्स 2 और 3 ही हैं। तो इसी प्रकार से P1 और P1 2 बार गुणा हुए हैं, लेकिन यूनिक की अगर बात करेंगे तो वो P1 अकेला है, P2 है, P3 है, Pn तक है। तो ऐसे ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक p मौजूद होना चाहिए, होगा ही, क्योंकि हमें दे रखा है कि ए स्क्वायर जो p से डिवाइड होता है, इसका मतलब इनमें से एक क्या होगा, p होगा। अगर इनमें से एक p है तो ये हमारे a के भी तो फैक्टर्स हैं, a के भी तो फैक्टर्स यही हैं, और इनमें एक p है, इसका मतलब a भी p से क्या होगा, डिविजिबल होगा। बिल्कुल इजी। अगर आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझ में ना आया हो, मैंने पूरी कोशिश की अपनी, तो उस वीडियो को थोड़ा सा धीरे करके रिवाइंड करके एक दो बार देख लेना, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रूट 2 इज इरेशनल, हमें ये प्रूव करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब जब यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका हट गया है तो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे, तो अब ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल। अब हमें ये प्रूव करना है कि रूट 2 अगर इरेशनल है तो हम इसका क्या करेंगे, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट मान लेंगे, यानी इसका
अपोजिट मान लेंगे, इसका विरोधी स्टेटमेंट हम मान लेंगे कि √2 रैशनल है। इसका उल्टा हमने मान लिया है, हमने मान लिया कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल आपको पता होगा जो कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो हमने √2 को कैसे लिख दिया, p/q की जगह पे हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कुछ भी मान सकते हैं, r और s हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे q क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमने q की जगह पे यहाँ पे s लिया है, तो s को हमने नॉन जीरो दिखा रखा है। तो √2 अगर एक रैशनल नंबर है तो उसको हम r/s की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो r और s के जो कॉमन फैक्टर हैं उनसे हम इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास a और b आ जाएगा। जैसे मान लो ऊपर था 24, नीचे था 56, इनका जो कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड करते जाओ। पहले हमने इसको 4 से डिवाइड किया या फिर 8 से किया, चलो 8 3 24, नीचे आया 8 7 56, सही है। अब क्या करना है, ये जो नंबर आए ये सेम तो नहीं है, इसलिए कुछ अलग नाम देना पड़ेगा। इसीलिए जब हमने इनको इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया तो हमें मिला a और b। तो √2 हमारा किसके इक्वल हो गया, a/b। इसके इक्वल ही क्यों रहा, क्योंकि हमने ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड किया। यहाँ पे भी 8 से किया था और यहाँ पे भी हमने 8 से ही डिवाइड किया है, तो ये इसके इक्वल ही रहेगा। अब देखो ये जो a और b आएंगे वो हमेशा को प्राइम आएंगे। यहाँ से भी आपको देखने पे मिल रहा होगा कि ये दोनों को प्राइम है। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो, सिर्फ 1 हो। मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनका फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं और उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर आएगा यानी HCF जो आएगा उनका, वो सिर्फ 1 आता हो, तो इनका करके देख सकते हैं 1 ही आएगा, तो वो नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, को प्राइम। तो a और b यहाँ पे आपके क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अब देखो इसको हमने b को इधर भेजा, a को इधर रखा, तो इस तरीके की स्टेटमेंट हमारे पास बन रही है। अब दोनों साइड का स्क्वायर हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा, b का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, तो ये सेम यहाँ पे बन गया। देयरफॉर 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर इक्वल टू हमने ये लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर का हमने फैक्टर कर दिया इस टाइप से, 2 इंटू बी स्क्वायर। जो फंडामेंटल थ्योरम 1 है उसका कुछ यहाँ पे अपने आपको जो है सोचना पड़ेगा। उसमें क्या लिखा हुआ था कि एक नेचुरल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, दो प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में। तो ये आपका एक प्राइम नंबर ही है, मतलब इसके कुछ फैक्टर टाइप ही बन रहा है। तो इसके a स्क्वायर के फैक्टराइजेशन में 2 हमारा क्या है, यहाँ पे मौजूद है। अगर 2 यहाँ पे है, अगर 2 यहाँ पे है तो इसका मतलब a स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है। a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि a भी 2 से डिविजिबल है। मतलब जैसे a स्क्वायर की जगह पे हम ले लेते हैं 4 का स्क्वायर, 16, 16 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल है। तो इसी तरीके से अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, ये लिखा हुआ है। और अगर a 2 से डिविजिबल है तो a के फैक्टर अगर हम करें तो उसमें भी हमें 2 मिलेगा, a के फैक्टर अगर हम करते हैं तो उसमें 2 मिलेगा, और कुछ अलग चीज मिलेगी तो उसको हमने c लिख दिया है। तो a को हमने क्या लिख दिया, 2c। अब ये जो फॉर्मूला आपका है इसके अंदर a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2c। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बन जाएगा क्या, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा था a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा था कि a स्क्वायर के फैक्टर के अंदर 2 है, मतलब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब b स्क्वायर के फैक्टर में 2 है। b स्क्वायर के फैक्टर में अगर 2 है तो b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। तो वहां पे हमने क्या लिखा कि a स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर यहाँ पे b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और अगर b 2 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या मिल चुका कि a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये दोनों तो क्या है, को प्राइम है। ये तो अब सेम नंबर से डिविजिबल हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब हमने जो स्टेटमेंट शुरुआत में माना है वो गलत है। इसका मतलब √2 क्या है, इरेशनल है। तो आप नीचे लिख देंगे इट इंप्लाइज दैट आवर स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, इट मींस √2 इज इरेशनल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें इसको प्रूव करना है इरेशनल। देखो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही इसको भी हमने यहाँ पे मान लेंगे, वो जो स्टेप है वो स्किप कर दिया यहाँ पे। चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी, 5 माइनस √3 को आप लिख लेंगे r/s। फिर आप क्या करेंगे, r और s की जो कॉमन फैक्टर उससे डिवाइड करेंगे तो आपको को प्राइम नंबर्स a और b मिल जाएंगे, तो इसके इक्वल लिख दिया है। फिर √3 को हमने इधर भेजा, माइनस √3 को हमने इधर भेजा और a बाई b को हम इधर लेके आए।
तो देखो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद में हमने इसका कुछ एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई वगैरह किया तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो √3 के इक्वल हमें क्या मिल रहा, √3 के इक्वल हमें मिल रहा 5b-a/b। अब देखो यहाँ पे ए और बी आपके क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है लेकिन इंटीजर भी तो है ना, वो इंटीजर्स भी हैं, वन हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू, तो वो हमारे इंटीजर्स हैं। इसका मतलब 5-a/b आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 5-a/b रेशनल होगा। अब यहाँ पे 5-a/b अगर रैशनल नंबर है तो √3 को भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमें क्या पता है कि √3 इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल हुए नहीं, ये रैशनल है ये इरेशनल है, तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या था, रोंग था। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, वो ये था कि ये रैशनल है, मतलब हमने स्टेटमेंट गलत माना था, तो इसका ऑपोजिट इसका सही होगा, मतलब ये क्या है, इरेशनल है। अब देख लो यहाँ पे आप पढ़ के भी देख सकते हैं, अजम्पशन जो हमने माना था वो गलत था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लो बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको भी हमने r/s के इक्वल मानेंगे, फिर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये स्टेप हमें मिल जाएगी। देखो फिर √2 को हमने एक तरफ रखा जो कि इरेशनल नंबर है, ये आ जाएगा a/3b। हमें पता है a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, जैसे जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया सेम। a और b अगर इंटीजर हैं तो a/3b हमारा एक रैशनल नंबर ही आएगा। अगर ये एक रैशनल नंबर आएगा इसका मतलब √2 भी रैशनल होना चाहिए, बट हमें क्या पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते मतलब ये स्टेटमेंट जो हमने माना था वो क्या था, रोंग था। इसका मतलब 3√2 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। अब बढ़ते हैं देखो लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि इस चैप्टर का है, और वो है रैशनल नंबर्स एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन बहुत ही इजी है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख पाते हैं। रैशनल नंबर्स हैव आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, आपको सिंपल सा पता होगा कि p/q की फॉर्म में जिनको हम लिख पाएंगे वो आपके रैशनल नंबर होंगे। अब इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी हो सकता है। अब देखो एक्स बी ए रैशनल नंबर, अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं, 2-3 थ्योरम आपको बताऊंगा, इनको जरा गौर से ध्यान से सुनिएगा। लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p/q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो अगर कोई x एक रैशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा यदि उसको हम p/q की फॉर्म में लिख पाए, और यहाँ पे q जो है उसका अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमें आंसर मिले 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में। अगर हमें ऐसा मिलता है तो उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करेगा, एक जगह जाके रुक जाएगा। अब देखो जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिख रखा है 2/8, ये आपका क्या मान लिया हमने, एक रैशनल नंबर है। ये एक रेशनल नंबर है तो इसका ये जो है नीचे वाला p/q, तो ये आपका q है, इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको मिलेगा 2 की क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 0। तो इस फॉर्म में है, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करेगा। अब इसका भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, p/q, और q आपका ये हो जाएगा, तो बिल्कुल इजी आपकी ये थ्योरम हो चुकी है। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि n और m आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 की पावर -1 आ रही है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स ही यहाँ पे हो सकते हैं। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं कि उन्हें 2 की पावर 3 तो दिख रही है इसके फैक्टराइजेशन में, लेकिन 5 का कोई दिख ही नहीं रहा है, नंबर 5 दिख ही नहीं रहा है, तो वो सोच लेंगे कि ये इस फॉर्म का नहीं है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 5 की पावर 0 भी तो होती है ना, इंटीजर्स के अंदर 0 भी तो आता है, तो 5 की पावर अगर हम 0 लिख देंगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 ही आएगा। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करेगा। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, x के इक्वल अगर एक p/q एक रेशनल नंबर है तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का है,
और nm नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था उसी का अपोजिट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें हमें बोला था कि एक रैशनल नंबर है हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है तो q का जो फैक्टर होगा वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होगा। इसमें हमें बोला है अगर किसी रेशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख दें और q का जो फैक्टराइजेशन है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। अब देखो टर्मिनेट की तो मैंने आपको कंडीशन बता दी, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। अब देखो अगर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं हुआ q का यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में हम ये करके देख लेते हैं इजीली कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 3 1 2 5 और यहाँ पे 8, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 6 2 5, फिर आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 1 2 5, फिर आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 2 5, फिर आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 5 5 1। इसका मतलब क्या हो गया कि यह है 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0, मतलब उस फॉर्म में है। इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, तो इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसके अंदर लिखा हुआ है 24 नीचे है आपका और ऊपर है आपके पास 14। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा ये पूछा गया, तो 24 का आप करेंगे यहाँ पे फैक्टराइजेशन तो आपको मिलता है 2 की क्यूब इंटू 3। अब देख लो इसमें 5 का कोई फैक्टर नहीं है, मान सकते हैं 5 की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा भी नहीं आना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए 2 और 5 में से कुछ, तो एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा अब की बार। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। और अब जो इससे इस चैप्टर से जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो एमसीक्यू बन सकते हैं, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे कल 10 बजे। दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, आपके लिए लेक्चर आ जाएगा कल 10 बजे, सही 10 बजे अपलोड कर दिया जाएगा लेक्चर। ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर देना ताकि सबको पता चल जाए कि क्रैश कोर्स चल रहा है, कोई भी बच्चा छूटा न रह जाए इस क्रैश कोर्स से। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। अगर थोड़ी सी स्पीड आपको ज़्यादा लगती है तो आप इसको थोड़ा कम स्पीड में भी देख सकते हैं। यार क्रैश कोर्स है, थोड़ा स्पीड हमें अच्छी रखनी होगी ताकि हम इसको जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ। आपके कोर्स को 15 चैप्टर्स हैं, उनको हम 1 महीने में कंप्लीट करा देंगे। तो इसको शेयर जरूर से कर देना। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी और गुड बाय।